हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग महाजनपद काल को जानेंगे आज। और इसके पहले पार्ट 1 महाजनपद पार्ट 1 में मैंने बताया था कि इस युग के इतिहास को जानने के लिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण युग है, जो प्रगतिशील आर्य सभ्यता है उसका कैसे धीरे धीरे विकास हुआ, क्या क्या परिवर्तन के तत्व आए, क्योंकि यह युग जो है क्रांतियों का युग है। मतलब राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र, इन तमाम क्षेत्रों में एक क्रांति आई इस युग में 600 बीसी में। और हम लोगों का जो ऐतिहासिक काल है, हिस्टोरिकल एज भी जो है वो 600 बीसी से ही स्टार्ट होता है। तो भाग 1 में, पार्ट 1 में हमने चर्चा की थी कि 600 बीसी या महाजनपद काल के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या स्रोत उपलब्ध हैं, जिसके तहत हमने पुरातात्विक प्रमाणों की चर्चा की थी और जो लिखित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हो या बौद्ध ग्रंथ हो, जैन ग्रंथ हो या विदेशी यात्रियों का विवरण क्या क्या हमारे पास उपलब्ध है, इसकी जानकारी मैंने पार्ट 1 में दिया था। 600 बीसी के इतिहास को समझना बहुत जरूरी कि इसे महाजनपद क्यों कहा गया। ये प्रगतिशील आर्य सभ्यता, आप जानते हैं कि आर्यों ने भारत में आर्य सभ्यता को जन्म दिया और जो प्रारंभिक काल है उसको हम लोग वैदिक पीरियड कहते हैं। वैदिक पीरियड को भी हम लोगों ने 2 भाग में बांटा था। आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो आर्य सभ्यता है, वो जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, बिल्कुल कबीलाई स्वरूप में था। राजा था लेकिन वो किसी क्षेत्र का राजा नहीं बल्कि अपने कबीले का मुखिया होता था। बिल्कुल सरल और सहज स्वरूप हम देखते हैं आर्य सभ्यता का इनिशियल स्टेज में, जो 1500 बीसी टू 1000 बीसी का जो पीरियड था, जिसे हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल आते आते, जिसे लौह युग, आयरन एज भी कहा जाता है, आर्य सभ्यता का विस्तार ही नहीं होता बल्कि आर्य सभ्यता का कबीलाई स्वरूप टूटता है और पहली बार क्षेत्रीय राज्य का जन्म होता है, जिसे जनपद कहा गया। अब राजा जो है उत्तर वैदिक काल में, कहने का तात्पर्य है उत्तर वैदिक काल अर्थात 1000 बीसी टू 600 बीसी के फेज में जो राज्य होते थे उसे जनपद कहा गया। अब राजा किसी कबीले का मुखिया नहीं, अब वो एक क्षेत्र का राजा है। अब उसकी जिम्मेदारियों में, उसके दायित्व में, कर्तव्य में वृद्धि होती है, राजा की शक्ति में वृद्धि होती है। राजा का प्रमुख उद्योग हो जाता है युद्ध करना। युद्ध करने से आशय है कि उसका राज्य जितना बड़ा होगा, उसके रिसोर्सेज, उसके संसाधन उतने ही डेवलप होंगे। तो उत्तर वैदिक काल में अब राजा क्षेत्र विस्तार के लिए युद्ध करने लगा और 600 बीसी आते आते राज्य का स्वरूप बड़ा हो गया और इस बड़े बड़े राज्यों को महाजनपद कहा गया। इन बड़े बड़े राज्यों को महाजनपद कहा गया, जिसकी सूचना हमें विभिन्न ग्रंथों से प्राप्त होती है, जिसकी चर्चा मैंने पार्ट 1 वीडियो में भी किया था। फिर से आप लोगों के सामने मैं बताता हूं कि बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें, बौद्ध ग्रंथों की अगर हम बात करें तो चुल्ल निदेश, दूसरा महावस्तु और तीसरा अंगूतर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के विषय में सूचना मिलती है। जैन ग्रंथ की अगर हम बात करें तो भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है। हालांकि कुछ नामों में भेद आप कर सकते हैं, क्योंकि जो चर्चा की गई है 16 महाजनपद की चर्चा, अब इसमें सबसे अधिक मान्यता जो है वो अंगूतर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों को दी गई है। हालांकि कुछ नाम बदले हुए मिलते हैं, चुल्ल निदेश में भी, महावस्तु में भी और भगवती सूत्र में भी। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाजनपद काल में जो विस्तार था, सबसे अधिक जो राज्यों का विस्तार था वो गंगा घाटी क्षेत्र में।
गंगा घाटी क्षेत्र में सबसे अधिक, अगर यह प्रश्न पूछा जाए जो अक्सर पूछा जाता है कि सबसे अधिक विस्तार महाजनपदों का 600 बीसी में किस क्षेत्र में था, तो वो गंगा घाटी क्षेत्र होगा। आपने देखा कि ऋग्वैदिक काल में जो सभ्यता का केंद्र था वो सतलज नदी से लेकर यमुना नदी वेस्टर्न यूपी तक था, जिसको ब्रह्मावर्त कहते थे। उत्तर वैदिक काल आते आते सरस्वती नदी से लेकर गंगा नदी तक सभ्यता का केंद्र था, जिसको मध्य देश कहा जाता था। और 600 बीसी आते आते धीरे धीरे आगे पूर्व की ओर बढ़ते चले गए और सबसे अधिक सघनता, सबसे अधिक डेंसिटी महाजनपदों की गंगा घाटी क्षेत्र में थी। अब मैंने कहा कि सबसे जो इतिहासकारों में मान्य मत है, जो बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय है उसमें वर्णित जो 16 महाजनपद है उसको सबसे अधिक मान्यता दी गई है। हालांकि बौद्ध ग्रंथ महावस्तु चुल्ल निदेश में भी 16 महाजनपदों की चर्चा है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की चर्चा है। चुल्ल निदेश की बात करें तो वहां पे कलिंग की चर्चा हमें मिलती है और गांधार के बदले हमें यौन महाजनपद की चर्चा मिलती है, जबकि महावस्तु में 2 नए महाजनपद की चर्चा, शिवी और दशमी की चर्चा हमें महावस्तु में मिलती है, जबकि भगवती सूत्र में बंग और मलय नामक महाजनपद की चर्चा मिलती है। तो हम लोग देखें कि अंगुतर निकाय में जो वर्णित महाजनपद हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर हम पूर्वी छोर की हम बात करें, सबसे पूर्वी छोर पर, तो वो है अंग महाजनपद। सबसे पूर्वी छोर पर अंग है। हम लोग अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे। अंग से थोड़ा और अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़े तो पूर्वी भारत में ही एक वज्जी, जो कि बहुत ही शक्तिशाली गणतंत्र था, 8 गणराज्यों का समूह था। वज्जी के बाद अगर हम चर्चा करें तो मगध, जो 600 बीसी का सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध से अगर आगे बढ़े, अगर हम उत्तर दिशा में बढ़े तो वहां मल्ल, ये भी एक गणराज्य था जिसकी चर्चा होगी, मल्ल गणराज्य। और अगर हम फिर पश्चिम की ओर और आगे बढ़े तो काशी, मगध से पूर्व से अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो काशी एक इंपॉर्टेंट महाजनपद। काशी के बाद कौशल, कौशल के आगे इलाहाबाद के बांदा जिले में वत्स महाजनपद, एक इंपॉर्टेंट महाजनपद। और फिर अगर हम देखें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाले एरिया में कुरु, और पांचाल, ये आप दिल्ली के बगल का जो क्षेत्र इंद्रप्रस्थ राजधानी थी कुरु महाजनपद की, जिसकी चर्चा होगी, मैं अलग से बताऊंगा। हर एक महाजनपद के बारे में परिचय दूंगा। और पांचाल जो आपका बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के एरिया में। राजस्थान की अगर हम बात करें तो वहां मत्स्य महाजनपद। अगर ब्रजमंडल का जो क्षेत्र है आज का आधुनिक ब्रजमंडल, वहां सुरसेन, बगल में चेदी, अब पश्चिम की ओर अगर हम बढ़ते चले जाएं तो गांधार, कंबोज सबसे दूरस्थ। अगर हम बात करें दक्षिण की तरफ अगर जाए तो जो मालवा का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वहां एक और शक्तिशाली महाजनपद था अवंती। और सबसे दक्षिणतम हिस्से की अगर हम बात करें तो अस्मक, गोदावरी नदी के किनारे अस्मक। तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 महाजनपद हैं जो अंगुतर निकाय में वर्णित महाजनपद, जिसको सबसे अधिक मान्यता मिली है।
तो इस युग में महाजनपद काल में बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हुआ, जिसे महाजनपद कहा गया। राजनीतिक क्रांति का स्वरूप हम यहां देख सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे सबसे जो पूर्वी क्षेत्र में महाजनपद था, ये अंग महाजनपद। अंग महाजनपद अभी वर्तमान में जो भागलपुर, मुंगेर का जो क्षेत्र है, वहां अंग महाजनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी थी चंपा। चंपा को एक और नाम था इसका, चंपा का, मालिनी। ऐसा कहा जाता है कि चंपा का जो निर्माण किया था, जो इसका आर्किटेक्ट था, वो महागोविंद नामक आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने चंपा नगरी का डिजाइन किया था। बहुत ही खूबसूरत नगरी, जो 6 महानगरों की चर्चा हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, उसमें चंपा भी एक था। चंपा एक इंपॉर्टेंट सिटी था, महानगर के रूप में इसकी गिनती होती थी, जिसके आर्किटेक्ट थे महागोविंद। इसकी सूचना हमें बौद्ध ग्रंथों से प्राप्त होती है। और यहां के शासक थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, जिसे मगध के शासक बिंबिसार ने पराजित किया, बिंबिसार ने, और अंग महाजनपद को मगध में मिला लिया गया। तो अंग महाजनपद आगे चलकर मगध का हिस्सा बन गया था। और हम लोग जानेंगे अब दूसरे महाजनपद के बारे में, जिसका नाम है वज्जी। और यह वज्जी बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य था। हालांकि गणराज्यों के विषय में सूचना जो है वो ऋग्वेद से भी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल में गणराज्य के अस्तित्व का हमें पता चलता है। 600 BC आते आते बहुत अधिक गणराज्य थे भारतवर्ष में। और इसको हमें अलग से बताना कि जो महाजनपद की श्रेणी में आता है, उन गणराज्यों की चर्चा तो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन एक अलग टॉपिक होगा कि महाजनपद काल में गणराज्य का स्वरूप क्या था। इसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे और एक अलग वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। और ये जो वज्जी गणराज्य है, ये 8 गणराज्यों का समूह था। 8 गणराज्यों का ये समूह था वज्जी गणराज्य, जिसमें शामिल थे लिच्छवी, विदेह, ज्ञांत्रिक। यही ज्ञांत्रिक कबीले से महावीर जैन बिलोंग करते थे। और वज्जी, कौरव, उग्र, भोग और इक्ष्वाकु। मिथिला में विदेह गणराज्य था। उत्तर वैदिक काल में आपने इस राज्य के बारे में सुना था। राजा जनक दार्शनिक राजा थे विदेह के। और 600 BC आते आते यह एक गणतंत्र हो गया था, एक रिपब्लिक हो गया था। और ये 8 गणराज्यों का समूह था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी, जिसकी पहचान आधुनिक बसाड़ से की गई है। बसाड़ से की गई है। और हमें काफी सूचनाएं मिलती हैं एक पन्न जातक से। एक पन्न जातक जो बौद्ध ग्रंथ है, एक पन्न जातक से यह सूचना मिलती है कि जो वैशाली था वो चारों ओर से 3 दीवारों से घिरा हुआ था। ऐसी सूचना हमें मिलती है एक पर्ण जातक से। और एक पर्ण जातक से एक और सूचना मिलती है कि वज्जी राज्य में, गणराज्य में 7707 राजा थे। यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक्चुअली मैं जब गणराज्य टॉपिक को पढ़ाऊंगा या बताऊंगा इसके बारे में, तो आपको यह पता चलेगा कि एक्चुअली जो गणराज्य होते हैं, गणराज्य जहां जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो इस समय का जो गणराज्य का स्वरूप था ना, वो अभिजात्य वर्गीय था, मतलब इलीट क्लास। मतलब राजा चुनता था जनता, लेकिन वो एक विशेष क्लास से ही चुनता था। समाज का एक विशिष्ट जो, या उसको इलीट क्लास कह सकते हैं, अभिजात्य वर्ग कह सकते हैं, वहां से चुना जाता था। और शासन का प्रबंधन एक कमिटी के माध्यम से, समिति के माध्यम से होता था। और समिति के सारे सदस्यों को राजा कहा जाता था। क्योंकि ये 8 गणराज्यों का समूह है, तो यहां जो कमिटी होगी या समिति होगी वो बड़ी होगी और उसमें 7707 सदस्य होंगे। इसलिए ऐसा कहा गया है कि वज्जी में 7707 राजा थे यहाँ की समिति में।
तो यह सूचना भी हमें एकपन्न जातक से प्राप्त होती है। आइए हम अब सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद था 600 BC का, उसकी हम चर्चा करें। और इस महाजनपद का नाम था मगध। स्टूडेंट्स, ये वही मगध है जहां प्रारंभिक आर्य जिस क्षेत्र से घृणा करते थे, और मगध के क्षेत्र को ब्रात्य कहा जाता था। ब्रात्य से तात्पर्य है कि जिसका त्याग किया जाना चाहिए। लेकिन 600 BC आते आते मगध का सबसे अधिक उत्थान हुआ और सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में मगध का स्वरूप आया। इसके पीछे क्या कारण था? पहली बात, जो आर्य सभ्यता की जो भी विसंगतियां थी, उसका प्रभाव मगध के क्षेत्र पर कम पड़ा, पहली बात। दूसरी बात कि मगध की जो दोनों राजधानियां थी ना, प्राचीनतम राजधानी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र, हालांकि कुछ समय के लिए वैशाली भी राजधानी बनी थी, तो ये दोनों राजधानियों को नेचुरली, प्राकृतिक रूप से प्रोटेक्शन प्राप्त था, सुरक्षा प्राप्त था। वो कैसे? तो राजगृह जो था वो चारों ओर से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था और ऊंचाई पर था। नीचे से ऊपर अटैक करना किसी भी शत्रु राज्य के लिए बहुत ही कठिन होता था। तो इसको प्राकृतिक रूप से राजगृह को, जिसे गिरिब्रज भी कहा गया है, हालांकि इसका एक और नाम बिंबिसारपुरी भी मिलता है, बिंबिसारपुरी। वेंसांग ने राजगृह को कुशाग्रपुर भी कहा था, कुशाग्रपुर, है ना। तो एक नेचुरली राजगृह को सुरक्षा प्राप्त थी। अगर हम पाटलिपुत्र को बात करें तो पाटलिपुत्र एक जल दुर्ग था, चारों ओर से 3 नदियों से घिरा हुआ यह क्षेत्र था। तो प्राकृतिक रूप से इसकी दोनों राजधानियां सुरक्षित थीं और शत्रु राज्यों के पहुंच से थोड़ी दूर थीं और यहां अटैक करना कठिन था। एक ये भी कारण है क्योंकि जहां सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है वहां का विकास भी अधिक होता है, जहां सुरक्षा का भाव, तो यहां के जनता में सुरक्षा का भाव था, इसलिए इकोनॉमिक एक्सेलरेशन अन्य महाजनपदों की तुलना में मगध के क्षेत्र में बहुत अधिक हुआ। दूसरी बात, यहां का नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता थी मगध के क्षेत्र में। यहां बहुत अधिक मात्रा में लोहा पाए जाते थे और लोहा क्रांति आने में, चाहे वो राजनीतिक क्रांति हो, सामाजिक क्रांति हो, आर्थिक क्रांति हो, लोहे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इस क्षेत्र में लोहा की प्रचुर मात्रा पाई जाती थी। तो एक, क्योंकि लोहे के इस्तेमाल से नए अस्त्र शस्त्र भी बन रहे थे, एग्रीकल्चर कार्य में भी अधिक से अधिक भूमि को जोता जा सकता था, तो सरप्लस की स्थिति थी। ये सारे कारण थे कि यहां पे इकोनॉमिक एक्सेलरेशन अधिक हुआ। दूसरी बात कि यहां जंगल की भी प्रचुर मात्रा थी और यहां पे हाथी भी पाए जाते थे। ये अवंती के अलावा सिर्फ मगध की सेना में हाथी, गज सेना का, हाथी सेना का इस्तेमाल किया जाता था। ये एक कारण था। यहां की भूमि बहुत उर्वरक थी, उर्वरक भूमि थी यहां की, जहां से विपुल अतिरेक की, सरप्लस की प्राप्ति होती। आप जानते हैं कि सरप्लस ही अर्थव्यवस्था के अन्य आयामों को, अन्य डायमेंशन को क्रिएट करता है सरप्लस की स्थिति होने पर। मगध के क्षेत्र में जो कृषि कार्य होता था बहुत बृहद मात्रा में होता था। आयरन की सुलभता के कारण कृषि से संबंधित जो यंत्र थे, जो टूल्स थे, वो क्रिएट किए गए थे। अधिक से अधिक भूभाग में खेती होती थी, भूमि उर्वरक थी, विपुल अतिरेक की, सरप्लस की प्राप्ति होती थी, जिससे इकोनॉमिक एक्सेलरेशन भी मिलती थी। यहां का जनता भी उद्यमशील था, उद्यमशील जनता। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात, शक्तिशाली राजवंशों का शासन इस क्षेत्र में स्थापित हुआ
अगर हम बौद्ध ग्रंथ की बात माने तो हर्यक राजवंश, उसके बाद शिशुनाग राजवंश, उसके बाद नंद राजवंश, बहुत ही शक्तिशाली राजवंश थे। इनकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो आप जवाब देंगे मगध। मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अब हम बात करें मगध के उत्तर दिशा में। मगध के उत्तर दिशा में मल्ल महाजनपद, और ये मल्ल महाजनपद भी एक गणराज्य था। मल्ल महाजनपद भी एक गणराज्य था। इसकी 2 राजधानियां थी, पावा और कुशीनारा। और यह महाजनपद की विशेषता थी कि ये लोग अपने आप को, जिसकी सूचना हमें वाल्मीकि रामायण से मिलती है, ये लोग अपने आप को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के वंशज मानते थे। मल्ल गणराज्य के जो शासक थे वो अपने आप को लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु के वंशज मानते थे, और यह सूचना हमें वाल्मीकि रामायण से प्राप्त होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट गणतंत्र भी था और ये महाजनपद के रूप में भी था। अब हम अगर मगध से पश्चिम की ओर बढ़े, मगध से हम अगर पश्चिम की ओर बढ़े तो काशी, बहुत ही इंपॉर्टेंट महाजनपद काशी। उत्तर वैदिक काल में भी काशी एक महत्वपूर्ण राज्य था, और उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु काशी का एक दार्शनिक राजा था। और यहां से कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। उस वीडियो में भी मैंने यह आगाह किया था कि स्टूडेंट्स यहां गलती करते हैं, अजातशत्रु नाम देखकर सीधे मगध को टिक करते हैं, जबकि अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में अजातशत्रु कहां का दार्शनिक राजा था, फिलोसफर किंग था, तो आपका जवाब होगा काशी। और काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, और यह वाराणसी जो नगर है वो 2 नदियों के किनारे है। एक तो वर्णा नदी और दूसरा असी नदी। इसी नदी के किनारे इस स्थल का नाम वाराणसी पड़ा। और काशी जो महाजनपद था वो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि इस महाजनपद को कौशल के राजा कंस ने, कौशल जो जस्ट बगल में, काशी के बगल में, मतलब काशी महाजनपद कौशल और मगध के बीच में था। तो इस काशी महाजनपद को जीत लिया था कौशल की राजा कंस ने, जिसकी चर्चा हम अब आगे करेंगे। तो अब हम लोग जानेंगे कौशल के बारे में। अब हम लोग जानेंगे कौशल राज्य के बारे में। मल्ल तो हो गया है, इसको हटा दिया गया है। अब हम लोग कौशल के बारे में जानेंगे। तो कौशल भी एक शक्तिशाली महाजनपद था। और बुद्ध के पहले की अगर हम बात करें तो बुद्ध के पहले यहां का राजा कंस हुआ करता था। कंस, जिसने काशी को जीता था। और कंस का ही पुत्र था, इसी का पुत्र था महाकौशल। महाकौशल ने अपनी बहन महाकौशला का विवाह मगध के शासक बिंबिसार के साथ किया था। बिंबिसार मतलब मगध के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और अपनी बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार के साथ किया। यह इसलिए जरूरी है जानना कि इस एक तो कूटनीतिक संबंध का एक बहुत बड़ा आधार होता था उस समय वैवाहिक संबंध स्थापित करना।
ये बहुत, जैसे कि अब अगर हम बात करें बज्जी महासंघ की, तो वहां लिच्छवी के राजा थे चेटक। चेटक की बहन थी त्रिशला। अतिशला, जिनका विवाह ज्ञानत्रिक कबीले के मुखिया सिद्धार्थ के साथ हुआ था, और उन दोनों से जो पुत्र थे वही महावीर जैन के नाम से जाने जाते हैं। और उनकी पुत्री का विवाह, चेलना का विवाह हुआ था मगध के शासक बिंबिसार के साथ। तो इस तरह से कूटनीतिक संबंध में वैवाहिक संबंध का बहुत अधिक महत्व था। यहां से भी बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और बिंबिसार के साथ जो विवाह हुआ था, तो दहेज में काशी के कुछ गांव दिए गए थे बिंबिसार को, जहां से 1 लाख मुद्रा प्रति वर्ष टैक्स के रूप में, कर के रूप में बिंबिसार को प्राप्त होता था। अब महाकौशल का जो पुत्र था उसका नाम था प्रसेनजीत, जो बुद्ध का समकालीन था। यह शासक प्रसेनजीत बुद्ध का समकालीन था, परंतु मगध के शासक अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को परास्त किया और उसकी पुत्री वजीरा के साथ विवाह किया था। प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ अजातशत्रु ने विवाह किया था। और कौशल राज्य को मगध में मिलाने का श्रेय भी अजातशत्रु को जाता है। एक और घटना है, प्रसेनजीत का पुत्र था विदुर। यह भी इस समय की एक महत्वपूर्ण घटना। विदुर कपिलवस्तु के शाक्य कबीले की राजकुमारी से प्रेम करने लगा, और जबकि कपिलवस्तु का शाक्य कबीला बाहर के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करता था। इस चलते जब ये काफी, क्योंकि कपिलवस्तु का शाक्य गणराज्य जो था वो कौशल राज्य की अधीनता को स्वीकार करता था, तो विदुर ने जब दबाव डाला तो विदुर से एक दासी का विवाह कर दिया गया। जब यह बात पता लगा विदुर को, तो उसने कपिलवस्तु पर आक्रमण किया। तो कपिलवस्तु का शाक्य कबीला भागकर नेपाल की तराई में चला गया और वहां पे पिपली वन का मौर्य वंश, जो कि एक गणराज्य था, की स्थापना की थी। यह घटना इसलिए जरूरी है कि आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध भी कई इतिहासकारों ने पिपली वन के मौर्य वंश के साथ जोड़ा है। चलिए वो आगे की बात है। तो ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है विदुर का। और कौशल राज्य आगे चलकर मगध का हिस्सा बन गया और यह श्रेय जाता है मगध के शासक अजातशत्रु को। अब हम लोग जानेंगे अवंती एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद। और अगर मगध के बाद हम चर्चा करें कि मगध के बाद इस समय 600 BC का दूसरा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो वो था अवंती। अवंती की 2 राजधानियां थी। एक हम लोगों ने चर्चा छोड़ दिया कौशल राज्य के बारे में। कौशल की भी 2 राजधानियां थी। एक तो साकेत, उत्तरी कौशल का साकेत की तुलना आप अयोध्या से करेंगे। आज जो अयोध्या नगरी है उसी का नाम साकेत हुआ करता था। और दूसरी राजधानी थी श्रावस्ती। 2 राजधानियां थी कौशल राज्य की। अब हम लोग चर्चा करेंगे अवंती की। उसी तरह अवंती की भी 2 राजधानियां थी, उज्जैन और महिष्मती 2 राजधानियां थी। और यह महाजनपद लौह उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहां का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका नाम था चंडप्रद्योत। यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार का समकालीन ही नहीं, जब बल्कि बिंबिसार का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था चंडप्रद्योत। दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी। और चंडप्रद्योत को जब जॉन्डिस, पीलिया रोग हुआ था, जिसको पांडु रोग भी, हिंदी मीडियम में पांडु रोग भी कहा गया है, और जॉन्डिस नॉर्मल लीवर से रिलेटेड ये बीमारी है। तो चंडप्रद्योत को जब पीलिया रोग हो गया था, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इनके इलाज के लिए भेजा था। किसके इलाज के लिए? चंडप्रद्योत के इलाज के लिए। यह भी बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था, अनुयायी भी था, और महाकात्यायन
महाकात्यायन के प्रभाव में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। ये बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य था और अवंती के आक्रमण के ही भय से अजातशत्रु ने राजगृह का किलाबंदी भी करवाया था। तो अवंती एक बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था इस युग का। और अवंती को आगे चलकर शिशुनाग ने, मगध के शासक शिशुनाग ने मगध में मिला दिया था। अवंती को मगध में मिलाने का श्रेय जाता है मगध के शासक शिशुनाग को। तो आगे चलकर अवंती भी मगध का हिस्सा बन गया शिशुनाग के समय में। अब हम लोग बात करें वत्स महाजनपद भी बहुत ही महत्वपूर्ण। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। 600 BC में यह व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था कौशाम्बी। बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था कौशाम्बी। और वत्स राज्य में जो बुद्ध के समकालीन शासक थे उनका नाम था वत्सराज उदयन। ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और पिंडोल के प्रभाव में इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, पिंडोल के प्रभाव में। और वत्स को आगे चलकर अवंती ने अपने राज्य में मिला लिया था। अवंती ने वत्स को जीत लिया था और जब अवंती मगध का हिस्सा बना तो वत्स महाजनपद भी अवध का हिस्सा बन गया। और हम अब बात करेंगे चेदी जो आधुनिक बुंदेलखंड है ना, वहीं पर चेदी महाजनपद था और इसकी राजधानी थी सोथीवती। और महाभारत काल में जो शिशुपाल राजा है ना, वो इसी राजवंश से, इसी राज्य से, इसी महाजनपद से बिलोंग करते थे, शिशुपाल। अब हम लोग बात करेंगे अगले महाजनपद की। मत्स्य नेक्स्ट महाजनपद मत्स्य महाजनपद। और यह जो महाजनपद था आधुनिक जयपुर, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में, जो राजस्थान में स्थित है। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी, विराटनगर। अब हम लोग जानेंगे दूसरे महाजनपद को, कुरु महाजनपद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक काल में भी कुरु बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ। और यह महाजनपद बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध था। बुद्धि और बल के लिए यह महाजनपद बहुत ही अधिक प्रसिद्ध था। और बुद्ध के समय यहां का शासक का नाम था, जो बुद्ध के समय राजा थे, कौरव्य यहां का शासक हुआ करता था। तो कुरु महाजनपद जो दिल्ली के पास हरियाणा का क्षेत्र और कुछ दिल्ली का क्षेत्र, वहां कुरु महाजनपद था, राजधानी इंद्रप्रस्थ। अब हम लोग जानेंगे पांचाल। यह महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड, और रुहेलखंड किस एरिया को कहेंगे आप लोग? जो आधुनिक बदायूं, यूपी में है बदायूं, बरेली, फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है, वहां पर पांचाल महाजनपद था। यहां की भी दो राजधानियां थी। पहला अहिच्छत्र
और दूसरा काम्पिल्य। यह भी एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था पांचाल। अब हम लोग जानेंगे ब्रजमंडल। ब्रजमंडल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसका नाम था सुरसेन। सुरसेन। और यह महाजनपद जो अवस्थित था, ये जो आधुनिक ब्रजमंडल है, मथुरा का जो क्षेत्र है, इसकी राजधानी मथुरा थी। और यहां पर यदुवंश का शासन था। यदुवंश का शासन। सुरसेन, राजधानी मथुरा। अब हम लोग थोड़ा दक्षिणतम, जो सबसे दक्षिणतम महाजनपद था, उसके बारे में हम लोग जाने। उसका नाम था अस्मक। यह भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सबसे दक्षिणतम हिस्से में कौन सा महाजनपद स्थित था, तो अस्मक था। और यह गोदावरी नदी के तट पर था। दूसरा सबसे दक्षिणतम हिस्से में था। इसकी राजधानी जो थी वो थी पोतना। कहीं कहीं पोटिल नाम भी मिलता है। और अस्मक को अवंती ने जीतकर अपने राज्य में, महाजनपद में मिला लिया था, तो अस्मक आगे चलकर अवंती का हिस्सा बन गया था। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे, अब भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जाया जाए, जहां आर्य सभ्यता का विकास सबसे पहले हुआ। भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, और वहां जो सबसे महत्वपूर्ण जो राज्य था, महाजनपद था, वो था गांधार। यह राज्य आधुनिक काबुल से लेकर कश्मीर तक, पेशावर तक यह राज्य फैला हुआ था। और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। तक्षशिला, जो अभी वर्तमान समय में तक्षशिला, जो आधुनिक रावलपिंडी और पेशावर का जो क्षेत्र है, जो अभी पाकिस्तान का हिस्सा है, वही तक्षशिला अवस्थित था। और भारत में अगर यह प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीनतम सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र या शिक्षा का केंद्र कहां था, तो वो जवाब आपका होगा तक्षशिला। ये सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्राचीनतम व्यापारिक केंद्र भी है, शैक्षणिक केंद्र। यहाँ इसी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे चाणक्य भी, है ना। तो एकमात्र उस समय में विश्वविद्यालय गांधार के क्षेत्र में, तक्षशिला में, जहां पे चंद्रगुप्त मौर्य भी आ गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ये अभी आधुनिक रावलपिंडी और पेशावर के क्षेत्र में है। एक और नगर है इसमें, पुष्कलावती। यह भी एक महत्वपूर्ण नगर था गांधार के क्षेत्र में। और बुद्ध के समय पुष्कासिरीन, पुष्कासिरीन यहां का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, पुष्कासिरीन शासक था, बुद्ध के समकालीन थे। और बिंबिसार के साथ पुष्कासिरीन का भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, मित्रता थी पुष्कासिरीन के साथ। तो एक महत्वपूर्ण महाजनपद जो भारत के उत्तर पश्चिम में है। और अब सबसे दूरस्थ महाजनपद के बारे में हम लोग जानेंगे, जो अंतिम महाजनपद, दैट इज कंबोज। जो आज की अफगानिस्तान का क्षेत्र है, हिंदुकुश पर्वतमाला के आसपास का जो क्षेत्र है, वहीं पर कंबोज राज्य, जिसकी राजधानी थी हाटक। हाटक का एक और नाम मिलता है राजपुर। यहां की राजधानी, ये सबसे दूरस्थ था
मतलब उत्तर पश्चिम के छोर पर, भारत के उत्तर पश्चिम छोर पर यह कंबोज महाजनपद था। और यह महाजनपद जो था वह श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े के लिए प्रसिद्ध था यह महाजनपद। इस प्रकार हम लोगों ने 16 महाजनपद की चर्चा की। यहां से बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और इस कंसेप्ट को बेहतर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि 600 बीसी एक राजनीतिक क्रांति हुई थी इस युग में। बड़े बड़े महाजनपदों का निर्माण हुआ था। हमें काफी सूचनाएं विभिन्न ग्रंथों से भी मिलती है। तो ये 16 महाजनपद का परिचय होना सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत जरूरी है। यहां से प्रश्न काफी आते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से जानेंगे। और दूसरी बात कि अब इस युग में महाजनपद काल में गणतंत्र का जो अस्तित्व है, वहां का शासन पद्धति कुछ अलग था। गणतंत्रों में के लोग बहुत ही प्रगतिशील सोच के होते थे। जो इस युग में धार्मिक क्रांति भी हुई, चाहे महावीर जैन की बात करें या महात्मा बुद्ध की बात करें, दोनों गणतंत्र से ही बिलोंग करते थे। यहाँ राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही प्रखर होती थी और गणतंत्र शक्तिशाली भी होते थे। इसलिए और गणतंत्रों के अस्तित्व के बारे में जानना, इस युग में कई छोटे छोटे गणतंत्र भी थे और कई महत्वपूर्ण गणतंत्र, जिसमें कुछ गणतंत्रों की चर्चा मैंने की है, जैसे वज्जी संघ और दूसरा मल्ल जो गणराज्य था उसकी चर्चा की। इसके अलावा भी बहुत सारे गणतंत्र थे। गणतंत्रों का महत्व इतना है कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था, जिसमें 7 भाग गणतंत्रों में बटा था और 1 भाग मगध के शासक अजातशत्रु को मिला था। तो गणतंत्र कितने महत्वपूर्ण है इस युग में, हम लोग जानेंगे गणतंत्रों के विषय में अगले वीडियो में। और आप लोगों से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा आशय आप लोगों को कंपटीशन की दुनिया में सिविल सर्विसेज की तैयारी में आप लोगों की मदद करना मेरा उद्देश्य है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएं। और हम लोग अगले वीडियो में गणतंत्रों का उल्लेख करेंगे, जो बहुत जल्द आप लोगों के सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।